बहुत सारे लोग कहते हैं कि सर अकाउंटिंग का काम बहुत आसान है। अकाउंटेंट मतलब डेबिट क्रेडिट करना, सेल्स परचेस को रिकॉर्ड करना। लेकिन अगर हम एक अकाउंटेंट है या फिर अगर हम एक टैक्स कंसल्टेंट हैं, कभी कभी हमारे पास में ऐसे क्लाइंट आते हैं और कहते हैं कि सर मैंने सिर्फ और सिर्फ जीएसटी के रिटर्न फाइल किए हैं, ना तो मेरे पास में कोई टैली का डेटा है और ना ही मेरे प्रीवियस ईयर की मेरे पास में कोई बैलेंस शीट है और मुझे फिनेंशियल ईयर 25-26 की अकाउंटिंग करवानी है। तो ऐसे केसेस में उस पर्सन की हम अकाउंटिंग कैसे करेंगे, उसके लिए कौन कौन से डॉक्यूमेंट की नीड होगी, ट्रांजैक्शन को किस तरह से हम रिकॉर्ड करेंगे, डेटा कहां से लेके आएंगे, यह सब कुछ आज हम इस क्लास के अंदर डिटेल में कवर करने वाले हैं। मैं आपको स्टार्टिंग से लेकर एंड तक सब कुछ डिटेल में और आसान तरीके से मैं एक्सप्लेन करूंगा। वीडियो के लास्ट तक बने रहिएगा, आपके ये सभी कंसेप्ट इजीली क्लियर हो जाएंगे कि अगर आपके पास में ऐसा कोई क्लाइंट आता है सिर्फ उसके जीएसटी के रिटर्न फाइल किए हैं, बाकी कोई भी डेटा उसके पास में नहीं है, तो ऐसे केसेस में उस पर्सन की अकाउंटिंग कैसे की जाती है। चलिए शुरू करते हैं आज के इस लेक्चर को। लेक्चर के शुरू करने से पहले अगर आप इस चैनल पर नए हैं तो एक बार इस चैनल को आप सब्सक्राइब कर दीजिएगा। अगर वीडियो आपको अच्छा लगे तो वीडियो को आप लाइक जरूर कीजिएगा। सबसे पहले बात करते हैं कि मेरे पास में अगर कोई क्लाइंट आया और क्लाइंट ने मुझे ये बोला कि मुझे अकाउंटिंग करवानी है, तो उसके लिए मुझे कौन कौन से डिटेल्स उनसे मांगनी होगी। सबसे पहला कि अगर वो जीएसटी में रजिस्टर्ड है, उसका जीएसटीएन नंबर है, जीएसटी में रजिस्टर्ड है, तो उसने जीएसटीआर 1 और जीएसटीआर 3 भी फाइल किया होगा, तो वहां से आपके जीएसटी के रिटर्न। अगर उसके पास में परचेज बिल है, यानी कि सर उसने गुड्स परचेज किया होगा, ऑब्वियसली उसके पास में परचेज बिल होंगे। सेल्स बिल्स, उसने जो भी सेल्स किया हुआ है उसकी हार्ड कॉपी के अंदर एक सेल बुक होगी, उसके अंदर सेल्स बिल्स होंगे। उनके बैंक स्टेटमेंट, यानी कि फाइनेंशियल ईयर 25-26 की अगर हम बात करें तो 1 अप्रैल 2025 से जितने भी उसके बैंक है, जहां से उस बैंक के ट्रांजैक्शन मतलब उस फर्म से रिलेटेड ट्रांजैक्शन होते हैं, वो वाले बैंक स्टेटमेंट आपको चाहिए रहेगा। केस रिसिप्ट और केस पेमेंट की आपको डिटेल चाहिए। एक्सपेंसेस के बिल चाहिए और फिक्स एसेट्स के बिल चाहिए। अगर उनके कोई फिक्स एसेट, कोई मशीनरी या फिर इस टाइप के कोई भी है, तो ये डिटेल्स उनके पास में चाहिए, उनसे चाहिए। लेकिन सर अगर इतनी डिटेल्स अगर हमको मिल जाती है तो हम ऑब्वियसली सर हम खुद ही कर लेंगे, हम आपसे पूछने की जरूरत क्या है या फिर इस वीडियो को देखने की जरूरत क्या है। तो यहां पर बात करने वाले कि सर अगर उनके पास में ये सभी डिटेल्स नहीं है, फिर हम उस पर्सन की अकाउंटिंग कैसे करेंगे। चलिए सबसे पहले बात करते हैं सेल्स और परचेस के, क्योंकि अगर कोई भी बिजनेस अगर कर रहा है तो मेन ट्रांजैक्शन उसके होते हैं सेल्स परचेस के। तो उनके पास में सर जीएसटीआर 1 का रिटर्न फाइलिंग है। अब जीएसटीआर 1 के अंदर दो तरीके सेल्स होती है, एक होती है B2B। तो B2B में सामने वाले पर्सन का इनवॉइस वाइज डिटेल जाती है और सामने वाले पर्सन का जीएसटी नंबर जाता है, यानी कि पूरी डिटेल्स B2B के अंदर जाती है। अगर उस पर्सन ने टैली के अंदर अगर एंट्री नहीं की है लेकिन फिर भी उसने अपना जीएसटीआर 1 फाइल किया है, तो सेल्स का डेटा हम ले लेंगे B2B से। दूसरा आएगा सर B2C से। B2C से परसेंटेज वाइज डिटेल जाती है। तो यहां पर आपको अगर हमको प्रॉपर डेटा नहीं है तो आप B2C के डेटा को आप बाइफरकेट करके अपने हिसाब से इनवॉइस बना सकते हो कि इतने इतने इनवॉइस है। लेकिन एक चीज और ध्यान रखनी है। क्या ध्यान रखनी है? ध्यान से समझना। फॉर एग्जाम्पल मैं बात करता हूं सर अप्रैल की। अप्रैल में मैंने B2B के अंदर कुछ 5 इनवॉइसेज अपलोड किया। B2B में 5 इनवॉइसेज अपलोड किए, 1, 7, 9, 11 और 15। ये 5 इनवॉइसेज मैंने अपलोड किए। क्लियर है? अब मैं मई मंथ में अगर जाता हूं तो मेरा इनवॉइस स्टार्ट होता है फॉर एग्जांपल 21 से। 21 से पहला इनवॉइसेस फॉर एग्जांपल किसी पर्सन ने अगर वहां पर मई में की है तो 21 से, यानी कि इसके बीच का जो ट्रांजैक्शन है, यानी कि 16 से लेके 21, 5, तो यहां के बीच के जितने भी इनवॉइसेस है ये आप B2C के बना सकते हो, B2C के बना सकते हो। लेकिन मई में जो भी आपका जो फर्स्ट इनवॉइस होगा उससे बाहर आपका अप्रैल मंथ का इनवॉइस नहीं जाना चाहिए। इस चीज का आपको अच्छे से ख्याल रखना है। क्यों? क्योंकि सर मई मंथ में तो आपका स्टार्टिंग से होगा 1 तारीख से, तो जो भी इनवॉइस नंबर होगा वो इनवॉइस नंबर आपके अप्रैल मंथ के अंदर कंप्लीट हो चुका होगा। क्लियर हो रहा है? समझ में आ रही है? तो ये तो आप डेटा निकाल लेंगे सर जीएसटीआर 1 से। जीएसटीआर 1 से आपके डेटा आ जाएगा सेल्स। अब आएगा सर जीएसटीआर 3B, टैक्स पेड और आईटीसी समरी। अब आपको
जीएसटीआर 2B से, ये हम आगे बात करेंगे परचेज की, लेकिन यहां पर आपका आपने कितना टैक्स पे किया है और आपके आईटीसी की समरी क्या है वो आपको जीएसटीआर 3B से आपको इसकी डिटेल मिल जाती है। अब इन दोनों से आपको लेजर बुक्स बनाएंगे, सेल्स की एंट्री करेंगे, सेल्स अकाउंट, आउटपुट जीएसटी और इनपुट जीएसटी आईटीसी आपको यहां पर इससे आप यहां से तैयार कर सकते हैं। कहां से? जीएसटीआर 1 से और जीएसटीआर 3B से। अब बात करते हैं सेल्स। सेल्स अकाउंट कैसे बनेंगे सर? सेल्स जीएसटीआर 1 में सेल्स वाइज जो भी अकाउंट्स दिख रही है, एचएसएमआई डिटेल्स अगर उसमें दे रखी है तो अच्छी बात है। अब बात करते हैं सर परचेज की। परचेज आपको जीएसटीआर 2A 2B से मिल जाएगा। जिस पर्सन का जीएसटी नंबर से हिसाब से परचेज आया है वो पूरी डिटेल्स आपको जीएसटीआर 2A 2B में मिल जाती है। तो जीएसटीआर 2A 2B से अब बात करते हैं कि सर वहां पर तो आपको क्वांटिटी वाइज तो नहीं मिलती है। अब अगर उनके पास में प्रॉपर स्टॉक वाला अगर डेटा है कि मैंने इतना स्टॉक परचेज किया था, इतना स्टॉक सेल्स किया है, तो फिर आप स्टॉक वाइज एंट्री करेंगे परचेज की और सेल्स की। लेकिन उस पर्सन के पास में स्टॉक वाइज डिटेल नहीं है, उसको पता ही नहीं है कि मैंने कितना गुड सेल्स किया, कितना परचेज किया, उसके पास में इनवॉइस नहीं है, सिर्फ उसने जीएसटीआर 1 के अंदर डिटेल डाल दी है, लेकिन उसके पास में स्टॉक वाइज डिटेल नहीं है, तो नॉर्मली आप बिना स्टॉक के अब ट्रांजैक्शन को रिकॉर्ड कर देंगे। बाकी के स्टॉक की बात हम बाद में करेंगे। तो एग्जांपल परचेज अकाउंट डेबिट, सीजीएसटी इनपुट टू क्रेडिट, ये सर आ जाएगा आपका परचेज का बिल बन जाएगा। तो सेल्स आपका आ गया जीएसटीआर 1 से, परचेज आ गया आपके जीएसटीआर 2B से। अब बात करते हैं सर एक्सपेंसेस की एंट्री। ठीक है, एक्सपेंसेस का मतलब सिंपल, जैसे रेंट, टेलीफोन, सैलरी, पेट्रोल, इलेक्ट्रिसिटी, ये सभी कहां से आएंगे? ये सभी आएंगे सर आपके बैंक स्टेटमेंट से। अगर 1 अप्रैल 2025 से आपके पास में उनके सभी बैंक स्टेटमेंट है, तो उनके जो भी पेमेंट हो रहे हैं वो पेमेंट किस किस पार्टी को हो रहे हैं, किस पर्पज से हो रहे हैं, वो आपको उनसे पूछना पड़ेगा। एक पेमेंट हो रहे होंगे सर जो भी आपके क्रेडिटर्स हैं उनको आप पेमेंट करते होंगे वहां से, या फिर बाकी के पेमेंट आपके एक्सपेंसेस के होंगे, कुछ पर्सनल एक्सपेंसेस की भी हो सकते हैं, वो भी आपको ध्यान रखना। ऐसा नहीं है कि बैंक अकाउंट से जितना भी पेमेंट होगा सभी एक्सपेंसेस में ब्याप्ड हो, कुछ पर्सनल एक्सपेंसेस होंगे जो आपके कैपिटल अकाउंट में ट्रांसफर होंगे। क्लियर हो रहा है? अगर कोई भी इनकम हो रही है तो इनकम का मतलब क्या होगा सर? या तो डेटर से हो रही होगी, या फिर अगर किसी पर्सन से आपने लोन लिया है तो अनसिक्योर्ड लोन भी हो सकता है, वो चीज भी आपको ध्यान रखनी है। ऐसा नहीं है कि जितना भी इनकम आती है वो, जितना भी क्रेडिट हो रहा है वो या तो डेटर्स ही है या फिर हमारी इनकम है, तो ये चीज आपको ध्यान रखनी है। तो कैश और बैंक बुक बनाए। नेक्स्ट काम क्या होगा सर आपका? कैश या बैंक बुक। अगर आपके पास में कैश है, बुक्स में कैश दिख रहा है, तो छोटे छोटे एक्सपेंसेस आप कैश से कर दें। लेकिन अगर आपकी बुक्स में कैश नहीं दिख रहा है, तो अगर आप एक्सपेंसेस बढ़ाना चाहते हैं तो ऐसे केसेस में आप 20,000 रुपीज तक अनसिक्योर्ड लोन कैश में ले सकते हैं एक पर्सन से। ये इनकम टैक्स के अंदर अलाउ है, तो आप अनसिक्योर्ड लोन 20,000 रुपीज ले लीजिए, फिर कैश बैंक से विड्रॉल करके एज इट इज उसको अंदर पेमेंट कर दीजिएगा। तो ये एक ऑप्शन आपके पास में हो सकता है। अब ओपनिंग स्टॉक, क्लोजिंग स्टॉक की बात करते हैं। अगर हमारे पास में प्रीवियस ईयर की बैलेंस शीट है, यानी कि अगर मैं मान के चलता हूं कि 24-25 की मेरे पास में बैलेंस शीट है, तो 25 यानी कि 31 मार्च 2025 को मेरे पास में कुछ क्लोजिंग स्टॉक होगा, तो वो मेरे लिए ओपनिंग स्टॉक बन जाएगा। लेकिन सर मेरे पास तो बैलेंस शीट ही नहीं है, फिर वो आप अपने हिसाब से उसको एडजस्ट करोगे कि मेरा इतना ओपनिंग स्टॉक है, इतना मेरे को क्लोजिंग स्टॉक है, इतना मुझे प्रॉफिट रखना है, ये मेरा सेल्स है। ये फिर आप आपके हिसाब से आपका दिमाग लगा के आप करोगे, उसमें कोई भी रॉकेट साइंस नहीं है। क्लियर हो रहा है आपकी चीजें? नेक्स्ट फिर आपको क्या करना है सर? ट्रेडिंग अकाउंट प्रिपेयर करना है, प्रॉफिट एंड लॉस, बैलेंस शीट और जीएसटी की रिकंसिलिएशन रिपोर्ट आपको बनानी है। तो ये एक सिंपल सा फॉर्मूला है, ज्यादा कुछ दिमाग लगाने की ऐसे नीड नहीं है कि मेरे पास में अगर कोई भी क्लाइंट आता है और वो कहता है कि मुझे अकाउंटिंग करवानी है, तो जीएसटीआर 1 से आपका सेल्स मिल जाएगा, जीएसटीआर 2A 2B से परचेज मिल जाएगा, और दोनों अगर मिल जाते हैं फिर आपको बैंक स्टेटमेंट मिल जाएगा, उससे आपको इनकम और आपके एक्सपेंसेस आ जाएंगे, डेटर्स का पेमेंट आ जाएगा, क्रेडिटर्स का पेमेंट आ जाएगा, और डेटर्स से आप जो भी रिसीव कर रहे हैं वो आपके आ जाएगा। ओपनिंग बैलेंस शीट नहीं है आपके हिसाब से आप उसको ओपनिंग बैलेंस शीट बना सकते हो अगर बनानी हो, अदरवाइज बनानी ही पड़ेगी, ऑब्वियसली बनानी पड़ेगी, क्योंकि आपके बैंक स्टेटमेंट है, कुछ आपके स्टॉक होंगे, इसके बाद कुछ फिक्स एसेट होंगे, वो सब चीजें आपके पास में होगी। तो अगर आपके पास में ऐसा कोई क्लाइंट आए तो आप उनकी इस तरह से अकाउंटिंग करोगे। आई होप कि इस वीडियो के अंदर हमने जो कुछ भी बताया वो आपको इजीली समझ में आ गया। हमारा वीडियो आपको कैसे लग रहे हैं प्लीज
कमेंट करके आप जरूर बताइएगा। अगर आपकी कुछ क्वेरीज है तो वो भी आप कमेंट में जरूर बताइएगा। तो आज के लिए बस इतना, नेक्स्ट वीडियो में फिर मुलाकात करते हैं, तब तक के लिए थैंक यू सो मच।